किसी भी स्मार्टफोन में जो जीपीएस नेविगेशन होता है ना, हाँ। या फिर हजारों साल पुरानी सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो शहर थे, और एक दृष्टिबाधित लड़के का अपने नए कमरे को समझने का तरीका। मतलब अगर हम पहली नजर में देखें तो इन तीनों चीजों में कोई भी समानता नजर नहीं आती। बिल्कुल, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं लगता है ना। लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव में, जो कि 9वीं कक्षा के गणित के स्रोतों पर आधारित है, हम यही चर्चा करने वाले हैं। इन सभी को जोड़ने वाला एक ही धागा है, और वो है निर्देशांक ज्यामिति, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सही कहा। और इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम इस 2D स्पेस को मापने के विज्ञान को समझें। अगर एकदम बुनियादी स्तर पर बात करें तो मुझे तो ये सीधा उस शतरंज के बोर्ड की तरह लगता है, या फिर वो बैटलशिप गेम होता है ना, उसके ग्रिड जैसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। दुनिया की किसी भी जगह का एकदम सटीक पता लगा सकते हैं, चाहे वो चेस बोर्ड पर कोई खाना हो या धरती पर कोई शहर। और यही विचार तो इस पूरी व्यवस्था की जान है। मतलब किसी भी 2D समतल में किसी बिंदु को खोजने के लिए हमें एक रेफरेंस सिस्टम चाहिए होता है, एक ग्रिड। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि स्पेस को इस तरह ग्रिड में मापने का जो विचार है ना, वो अचानक से हवा में पैदा नहीं हुआ। हाँ, हम अक्सर यही मान लेते हैं कि ये सब 17वीं सदी में यूरोप से आया है। बिल्कुल, हमें यही बताया जाता है। लेकिन अगर हम स्रोतों की गहराई में जाएं तो इतिहास कुछ और ही कहानी कहता है। ये चाहत इंसान के अंदर बहुत पहले से थी। तो फिर इस ग्रिड सिस्टम का असली जन्म कहाँ हुआ? मतलब क्या ये सिर्फ कागज पर खींची गई कुछ रेखाएं थीं, या इसका कोई ठोस व्यवहारिक रूप भी था शुरुआत में? अगर हम इसके एकदम शुरुआती और भौतिक रूप की बात करें ना, तो ये कहानी हजारों साल पीछे जाती है, सीधे प्राचीन भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता तक। अच्छा, इतने पीछे? हाँ, वहाँ हमें एक विशाल शहरी स्तर पर ग्रिड सिस्टम का सबसे पहला और व्यवस्थित उपयोग देखने को मिलता है। जरा सोचिए, उस दौर में जो सड़कें थी ना, वो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में बिल्कुल सीधी थीं। और उनके बीच लगभग 10 मीटर की एक समान दूरी हुआ करती थी। रुको, मतलब उन्होंने सच में एक पूरा का पूरा शहर एक फिजिकल ग्रिड पर बसा दिया था? एकदम सही। पर इसका असल जिंदगी में या उस समय के लोगों के लिए क्या फायदा होता होगा? इसे ऐसे समझिए कि कोई व्यापारी है जो मेसोपोटामिया से आया है। ठीक है। उसे शहर के किसी अनजान गोदाम तक जाना है। अब क्योंकि पूरा शहर एक ग्रिड पर है, तो उसे बस इतना जानना है कि मुख्य चौराहे से वो गोदाम कितने ब्लॉक उत्तर में है और कितने ब्लॉक पूर्व में है। अरे वाह, ये तो एकदम आज के नेविगेशन जैसा हो गया। बिल्कुल, ये व्यापार और प्रशासन को अविश्वसनीय रूप से आसान बना देता था। ये एक तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम ही था जो जमीन पर उकेरा गया था। क्या बात है। और फिर इसके सदियों बाद, लगभग 800 ईस्वी पूर्व की बात है, बौधायन ने अपनी जटिल ज्यामितीय रचनाओं के लिए इन्हीं पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण रेखाओं का इस्तेमाल किया। वो यज्ञ की वेदियों वाला काम है ना? हाँ, उन्हें यज्ञ की वेदियों को बिल्कुल सटीक आकार देना होता था। इसके लिए उन्होंने रस्सियों और खूंटियों का इस्तेमाल करके जमीन पर ग्रिड बनाए। और मजे की बात यह है कि इसी सटीक मापन की जरूरत ने आगे चलकर उस बौधायन पाइथागोरस प्रमेय का आधार तैयार किया। तो क्या ये ग्रिड सिर्फ शहरों और इन वेदियों तक ही सीमित थे, या फिर इसका इस्तेमाल पृथ्वी का नक्शा बनाने जैसे बड़े कामों में भी होने लगा था? जैसे जैसे व्यापार और यात्राएं बढ़ने लगी ना, वैसे वैसे नेविगेशन के लिए पूरी दुनिया पर एक काल्पनिक ग्रिड लगाना जरूरी हो गया। प्राचीन दुनिया के शुरुआती सिद्धांतों में विशेष रूप से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैनी का जिक्र मिलता है। उज्जैनी मतलब आज का उज्जैन? हाँ, उज्जैनी को उस समय एक ऐसे बिंदु के रूप में वर्णित किया गया था जो केंद्रीय देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड को चिन्हित करता था। हाँ, अगर मैं इसे आज के हिसाब से समझने की कोशिश करूं तो क्या उज्जैनी उस समय का प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच था? ये तुलना एकदम सटीक है। उज्जैनी को शून्य देशांतर यानी 0 लॉन्गिट्यूड रेफरेंस माना जाता था। उस बिंदु से पूर्व या पश्चिम जाने वाले नाविक अपनी दूरी मापते थे। ये तो बहुत ही उन्नत सोच थी। बिल्कुल। और बाद में ग्रीक गणितज्ञ टॉलेमी ने भी ओजीन के नाम से उज्जैनी का जिक्र किया है। इसके बाद तो 499 ईस्वी में आर्यभट्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वो क्या? उन्होंने इस ग्रिड को जमीन से उठाकर सीधे आसमान में स्थापित कर दिया। आसमान में ग्रिड? वो कैसे काम करता था भला? उन्होंने तारों और ग्रहों की स्थिति को मापने के लिए आकाशीय ग्रिड का उपयोग किया। आर्यभट्ट ने ग्रीक कॉर्ड्स की जगह ज्या यानी साइंस का उपयोग किया। अच्छा। उन्होंने सूरज के पथ को एक रेफरेंस लाइन माना
और तारों की उससे दूरियां मापी। मतलब आसमान का एक नक्शा बना दिया। हाँ, जो नाविकों को रात में रास्ता भटकने से बचाता था। यार, यहाँ मुझे एक वैचारिक अड़चन महसूस हो रही है। कैसी अड़चन? अगर हम सिर्फ धनात्मक या पॉजिटिव संख्याओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हम उज्जैनी से आगे जा रहे हैं या सूरज के पथ से ऊपर जा रहे हैं, हाँ, तो हम एक समय के बाद एक सीमा से टकरा जाएंगे ना। अगर मुझे किसी बिंदु के पीछे जाना हो या नीचे जाना हो तो क्या होगा? और यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर गणित का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। बिना नेगेटिव नंबर के आप सिर्फ एक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सही बात है। ये ऐसा है जैसे आपके पास गाड़ी तो है, लेकिन उसमें रिवर्स गियर ही नहीं है। हाँ, बढ़िया उदाहरण है। तो लगभग 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के विचार को औपचारिक रूप दिया। उन्होंने बताया कि शून्य सिर्फ कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक मध्य बिंदु है, एक ओरिजिन है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ब्रह्मगुप्त के इस रिवर्स गियर ने उस नक्शे को पूरा 360 डिग्री का बना दिया। अब हम शून्य से कम मान वाली दिशाओं में भी जा सकते थे। एकदम सही पकड़ा। आधुनिक सिस्टम में जो मूल बिंदु है वो शून्य है। पॉजिटिव संख्याएं आपको दाएं और ऊपर ले जाती हैं, और ब्रह्मगुप्त की नेगेटिव संख्याएं आपको बाएं और नीचे ले जाती हैं। बिल्कुल। उनके काम के बिना जिस 4 क्वाड्रेंट प्रणाली का हम आज इस्तेमाल करते हैं ना, वो बनाना ही असंभव था। मुझे तो ये सोचकर अचरज होता है कि स्कूलों में हमेशा यही पढ़ाया जाता है कि कार्टेशियन प्लेन का आविष्कार 17वीं सदी में रेने डेस्कार्ट्स ने किया था। लेकिन यहाँ स्रोतों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हार्डवेयर और कोडिंग सदियों से बोधायन, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे लोग तैयार कर रहे थे। बिल्कुल। और डेकार्टेस ने बस उस पर एक बढ़िया सा यूजर इंटरफेस यानी यूआई लगा दिया। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। और ज्ञान का सफर ऐसे ही आगे बढ़ा। ब्रह्मगुप्त का काम सदियों बाद अरबी में अनुवादित हुआ। उज्जैनी का देशांतर अरबी भूगोल में अरीन के नाम से मशहूर हो गया। फिर महान विद्वान अल-बरूनी भारत आए। हाँ, उनका नाम तो सुना है। उन्होंने इन तरीकों को गहराई से समझा और पूरे एशिया के शहरों के सटीक निर्देशांक निकाले। उन्होंने एस्ट्रोलैब नाम के एक पीतल के उपकरण को भी बहुत उन्नत किया। ये एस्ट्रोलैब क्या होता है? ये एक तरह का प्राचीन एनालॉग कंप्यूटर था। एनालॉग कंप्यूटर, वो काम कैसे करता था? आप बस उस एस्ट्रोलैब को किसी तारे की ओर करते थे, उसका डायल घुमाते थे और वो बता देता था कि आप पृथ्वी के किस अक्षांश यानी लैटिट्यूड पर खड़े हैं। अरे वाह, मतलब उसी प्राचीन गणित का एक भौतिक रूप। हाँ, फिर उमर खयाम आए जिन्होंने बीज गणित को समतल में निर्देशांक के रूप में हल किया। और फिर 12वीं सदी के आसपास ये ज्ञान यूरोप पहुंचा। और तब जाके डेस्कार्टेस की एंट्री होती है। बिल्कुल। 1637 ईस्वी में रेने डेस्कार्टेस ने इस पूरे सिस्टम को एक औपचारिक रूप दिया। उन्होंने बताया कि 2D समतल में किसी भी बिंदु को सिर्फ 2 रेखाओं से दूरी बताकर परिभाषित किया जा सकता है। बीज गणित और ज्योमेट्री को एक कर दिया। हाँ, हमेशा के लिए। अच्छा, श्रोतों को पढ़ते हुए एक चीज जो बहुत साफ दिखती है वो है इस पूरे चैप्टर की सिमेट्री। मतलब पेज दर पेज एक गजब का संतुलन है स्रोत में। हाँ, मैंने भी ये ध्यान दिया। ये बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। मतलब पहले इतिहास, फिर अमूर्त गणित के नियम और फिर एकदम से उसे असल जिंदगी में लागू करने की एक कहानी। बिल्कुल। इतिहास ने हमें जड़ा को मापने का ये टूल तो दे दिया, लेकिन एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? यहीं पर वो कहानी आती है, रयान की कहानी। हाँ, वो बहुत ही भावुक और जमीनी कहानी है जो दिखाती है कि ये स्पेस सिर्फ नक्शों के लिए नहीं है। रयान एक दृष्टिबाधित लड़का है। वो अपने परिवार के साथ एक नए शहर और एक नए घर में शिफ्ट होता है। अब सोचिए, जो इंसान देख नहीं सकता उसके लिए नए कमरे के लेआउट को दिमाग में बैठाना कितनी बड़ी चुनौती होगी। उसे नहीं पता कि बिस्तर कहाँ है या चलते समय वो किससे टकरा सकता है। ये बहुत डरावना हो सकता है। और यहीं पर उसकी बहन शालिनी अपने 9वीं कक्षा के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ज्ञान का इस्तेमाल करती है। हाँ, उसने एक नक्शा बनाने की सोची, पर कागज वाला नहीं, क्योंकि रेयान उसे देख नहीं सकता। बिल्कुल। शालिनी एक टैक्टाइल यानी छू कर महसूस किए जाने वाले ग्रिड का निर्माण करती है। वो एक बोर्ड पर एक आयताकार ग्रिड बनाती है। पैमाना तय करती है कि बोर्ड पर 1 सेंटीमीटर का मतलब असल कमरे में 1 फुट है। फिर वो फर्श को दर्शाने के लिए पिन गाड़ती है और मोटे ऊन के धागों को बांधती है। आहा, पिन से कोनों को, दरवाजों को और फर्नीचर को मार्क करती है। ये तो एक्सेसिबिलिटी तकनीक का सबसे बुनियादी और शानदार रूप है। बिल्कुल। मतलब गणित सचमुच एक दृष्टि बाधित व्यक्ति के लिए देखने का जरिया बन गया।
रेयान बस उंगलियों से धागों को छूकर समझ जाता है कि कहाँ जाना है। और अनजाने में ही शालिनी ने पूरे कमरे को एक कार्टेशियन प्लेन में बदल दिया है। वो कैसे? उसने कमरे की एक दीवार को वाई अक्ष और दूसरी को एक्स अक्ष मान लिया। जहां दोनों मिली वो ओरिजिन बन गया। अब यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। शालिनी ने कमरे को मैप कर दिया, पर यह पूरा इंजन असल में काम कैसे करता है? मतलब? मान लीजिए मैं उस कमरे में खड़ा हूँ। ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष हैं, ये मुझे मेरी जगह कैसे बताते हैं? इसे ऐसे समझिए कि जो क्षैतिज रेखा है फर्श पर दाएं से बाएं जाने वाली, वो एक्स अक्ष है। ठीक है। और जो आगे से पीछे की ओर जाने वाली लाइन है वो वाई अक्ष है। जहां ये काटती है वो ओरिजिन है, जिसके निर्देशांक 0, 0 यानी 0,0 है। हाँ, एक चीज जो मुझे हमेशा उलझा देती है, हम किसी भी बिंदु को x, y लिखते हैं, लेकिन नियम कहता है कि x असल में y अक्ष से बिंदु की दूरी है। ये बात थोड़ी उल्टी नहीं लगती? अगर x x एक्सिस पर है तो वो y एक्सिस से दूरी कैसे हो सकता है? पहली बार में ऐसा ही लगता है। दीवार वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए y अक्ष आपके बाईं ओर की दीवार है। ठीक है, बाईं दीवार। अब आप उस दीवार से दूर दाईं ओर चलना शुरू करते हैं। आप उस दीवार से कितना दूर चले गए हैं? यही दूरी आपका x निर्देशांक है। आप चल तो x अक्ष की दिशा में रहे हैं, लेकिन असल में आप y अक्ष यानी बाईं दीवार से अपनी दूरी बढ़ा रहे हैं। हाँ, अब समझ आया। मतलब मैं जिस दीवार से दूर जा रहा हूँ, मैं उस दूरी को दूसरी धुरी पर नाप रहा हूँ। बिल्कुल सही। इसी तरह y निर्देशांक बताता है कि आप सामने वाली दीवार से कितना पीछे आ गए हैं। और क्या होगा अगर मैं उस दीवार के पार ही चला जाऊं? मतलब अगर ओरिजिन के दाईं तरफ और आगे की तरफ सब पॉजिटिव है, तो पीछे जाने पर वो नेगेटिव हो जाता है। एकदम। और यहीं वो 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। मूल बिंदु से दाईं ओर और ऊपर की दूरियां धनात्मक है, तो क्वाड्रेंट 1 में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मैं ओरिजिन से बाईं ओर जाऊं यानी नेगेटिव x, लेकिन ऊपर की ओर ही रहूं, तो मैं क्वाड्रेंट 2 में आ गया। हाँ, जहां x नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा। और अगर आप बाईं ओर और नीचे की ओर जाएं, तो क्वाड्रेंट 3, जहां दोनों नेगेटिव होंगे। और आखिरी क्वाड्रेंट 4 होगा, जहां दाईं ओर हैं तो x पॉजिटिव, लेकिन नीचे हैं तो y नेगेटिव। बिल्कुल। यार, गणित में एक और चीज है जो बहुत सख्त है, संख्याओं का क्रम। हाँ। मान लीजिए शालिनी नक्शा बनाते वक्त गलती से किसी फर्नीचर के निर्देशांकों को आपस में बदल दे। जैसे 8,5 को गलती से 5,8 कर दें, तो क्या कोई खास फर्क पड़ेगा? अरे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उस नक्शे का पूरा अर्थ ही पलट जाएगा। सच में? हाँ, x कभी भी y के बराबर नहीं हो सकता। मान लीजिए बिस्तर का एक कोना 8,5 पर है। अगर इसे 5,8 कर दिया जाए तो बिस्तर अपनी जगह से खिसक जाएगा। हो सकता है वो दरवाजे का रास्ता रोक दे या नक्शे के हिसाब से दीवार के अंदर ही प्लॉट हो जाए। रेयान के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बाप रे! मतलब x, y सिर्फ 2 नंबर नहीं है, वे बहुत ही सख्त निर्देश हैं। एकदम। ठीक है, ग्रिड पर चीजों को रखना तो आ गया, लेकिन अगर रेयान को जानना हो कि बिस्तर से दरवाजे तक की सीधी दूरी कितनी है, तो क्या करेंगे? तिरछी दूरी कैसे निकालेंगे? समानांतर दूरी निकालना तो आसान है, लेकिन तिरछी दूरी के लिए हम वापस इतिहास में लौटते हैं, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय पर। लेकिन ग्रिड पर पाइथागोरस कैसे लगा सकते हैं? हम तो सिर्फ कदम गिन रहे हैं ना। हम एक अदृश्य समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए बिस्तर 3,4 पर है और दरवाजा 7,1 पर है। आप पहले x अक्ष के समानांतर चलते हैं। 3 से 7 तक कितने कदम हुए? 4 कदम। ये आपके त्रिभुज का आधार हो गया। और फिर मैं y अक्ष के समानांतर चलता हूँ 4 से 1 तक, यानी 3 कदम। ये त्रिभुज का लंब हो गया। बिल्कुल। अब आपके पास आधार 4 और लंब 3 है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, दोनों को जोड़ा तो 25। और 25 का वर्गमूल हो गया 5, यानी बिस्तर और दरवाजे के बीच की सीधी तिरछी दूरी 5 यूनिट है। और यही दूरी का सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्या बात है! और यहाँ स्रोत में एक रिफ्लेक्शन की बात भी थी। अगर मैं उस त्रिभुज को y अक्ष के पार एक शीशे की तरह रिफ्लेक्ट कर दूं तो क्या होगा? जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो जो x निर्देशांक पॉजिटिव थे वे नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि निर्देशांक बदलने के बावजूद उनके बीच की दूरी पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता। ये तो ब्रह्मांड के किसी स्थिर नियम जैसा है। दूरी जो 5 यूनिट थी वो 5 ही रहेगी। बिल्कुल।
और देखिए, हमने बात की थी ना उस सिमेट्री की। हाँ, चैप्टर की सिमेट्री। हमने इतिहास से शुरुआत की, फिर अमूर्त गणित पर आए, फिर रेयान के कमरे में उसे लागू किया और अब ब्रह्मांडीय नियमों पर वापस आ गए। ये एक पूरा चक्र है। सच में क्या सफर रहा है। सिंधु सभ्यता की सड़कों से लेकर ब्रह्मगुप्त के शून्य और रेयान की ऊनी ग्रिड तक हमने देखा कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, ये दुनिया को समझने की सबसे शक्तिशाली भाषा है। एक ऐसी भाषा जो हमें स्पेस को स्पष्ट रूप से समझने की क्षमता देती है। इसी बात पर स्रोतों से परे एक बहुत ही दिलचस्प विचार छोड़ के जाते हैं। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, जब हम स्मार्टफोन या कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हैं तो वो क्या है? वो भी तो लाखों पिक्सल्स का एक ग्रिड ही है। बिल्कुल, हर पिक्सल का अपना एक XY निर्देशांक है। तो क्या ये संभव है कि हमारा ये पूरा 3D ब्रह्मांड भी एक विशाल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, और जहां हम 3 धुरियों में घूम रहे हैं वहां समय यानी टाइम एक चौथी धुरी के रूप में काम कर रहा हो? ये विचार तो वास्तविकता की हमारी समझ पर ही एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। अगर सब एक ग्रिड है तो शायद हम उस ग्रिड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देख पा रहे हैं, है ना? अगली बार जब कोई नक्शा या स्क्रीन सामने हो तो सोचना दिलचस्प होगा कि ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, सदियों के गणितीय इतिहास का जीता जागता रूप है। खैर, अगली बार जब तक हम फिर किसी नए विषय की गहराइयों में नहीं उतरते, तब तक इस विचार के साथ बने रहें।